पिछली क्लास में अपने अनुच्छेद 57 तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अपना आर्टिकल है, टॉपिक अपना राष्ट्रपति चल रहा है। अनुच्छेद 57 तक बात कर चुके थे। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होगी। और 54 उसके निर्वाचक मंडल की बात करता है। 55 निर्वाचन रीति की बात करता है। 56 कार्यकाल महाभियोग के द्वारा हटाने की बात करता है। 57 पुनर्निर्वाचन की बात करता है। 57 कहता है एक से अधिक बार बंदा कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। 56 उसके 5 साल का कार्यकाल है। 55 में निर्वाचन रीति, एकल संक्रमणीय अनुपातिक मतदान प्रणाली जो है वो है। अब एक चीज अपने एकल संक्रमणीय प्रणाली में रह गई थी, विधानसभा और सांसदों का मत मूल्य, उसकी बात करते हैं अपने। सबसे पहले विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य किस प्रकार निकाला जाता है उसकी बात करनी है। तो सबसे पहले अपने ध्यान रखना है कि जो जनसंख्या का आधार वर्ष माना गया है वो 1971 को माना गया है। यहाँ पे जो जनसंख्या को आधार वर्ष माना गया है वो 1971 को माना गया है। और वो ये 1971 जो है वो 2026 तक इसी 1971 की जनसंख्या को ही आधार वर्ष माना जाएगा। तो विधायक का मत मूल्य निकालने का जो फॉर्मूला है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कब की? 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष माना गया। ध्यान रखना है, कुल जनसंख्या निर्वाचित विधानसभा सदस्य संख्या, इस फॉर्मूले के आधार पर राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य होता है 129। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य है 129। भारत में सबसे ज्यादा मत मूल्य है यूपी के एक विधायक का 408। सबसे कम है सिक्किम का 7। और राजस्थान के एक एमएलए का, एक विधायक का मत मूल्य है 129। तो इस फॉर्मूले के आधार पे ये विधानसभाओं का मत मूल्य निकाला जाता है। और इसलिए ही सारी विधानसभाओं के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या को रखा जाता है यहाँ पे। अब यूपी की जनसंख्या अलग है, सिक्किम की अलग है, राजस्थान की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, पंजाब की अलग है। तो सबकी जनसंख्या अलग है, इसलिए मत मूल्य भी सारी विधानसभाओं का अलग अलग है। तो इस फॉर्मूले के आधार पर विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि जनसंख्या का आधार वर्ष कौन सा है, 1971 है, कब तक रखा जाएगा? 2026 तक रखा जाएगा। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना है? 129 है। सबसे ज्यादा किसका है? यूपी का है। सबसे कम किसका है? सिक्किम का 7 है, यूपी का 408 है। इसके बाद में सांसदों का मत मूल्य, एक चीज अपने सांसद वाली रही थी कि सांसद का मत मूल्य किस आधार पे निकाला जाता है। तो सांसदों का मत मूल्य जो है सांसद का मत मूल्य सभी विधानसभाओं के मत मूल्य का योग संसद के निर्वाचित सदस्य और भारत के प्रत्येक सांसद का मत मूल्य है 708। सभी विधानसभाओं के मत मूल्य का योग, सभी विधानसभाओं के मत मूल्य के योग का क्या मतलब है कि जितने भी विधानसभा, जैसे 408 अपने यूपी का पड़ा, 7 सिक्किम का पड़ा, राजस्थान में 129 पड़ा, उस हिसाब से सारे अपने विधानसभाओं के जितना जितना भी मत मूल्य है उनको टोटल करेंगे, बटा में संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद में जो सांसद है उनको भाग देंगे। तो टोटल जो है अपने इसका सांसदों का मत मूल्य जो वो प्राप्त होगा। तो प्रत्येक भारत के प्रत्येक सांसद का मत मूल्य जो है वो कितना है? 708 है। इसके बाद में अपने बात करेंगे अनुच्छेद 58 की
योग्यताओं की जो बात करता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी बात करता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 योग्यताएं। अनुच्छेद 58 योग्यताएं। अनुच्छेद 58 योग्यताएं। तो योग्यताओं में क्या योग्यता है? भारत का नागरिक हो, जन्म से हो कोई जरूरी नहीं है, नागरिकता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष उसकी। संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। और न्यूनतम आयु, कम से कम आयु 35 वर्ष है। अधिकतम आयु का कोई उल्लेख संविधान में किसी भी राजनीतिक पद के लिए अधिकतम आयु का कोई उल्लेख नहीं है। आपकी उम्र 90-92, जब तक सांस आ रही है तब तक आप कोई भी चुनाव भारत में लड़ सकते हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है राष्ट्रपति के लिए। विधानसभाएं, लोकसभाएं वो उनकी अलग अलग है। राज्यसभा की सदस्य 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए अपने 25 होगी, और उसके लिए पंचायती राज एक जो है उसमें 21 वर्ष है। बाकी 25-30 वर्ष जो है वो 25, 30 और 35 तीन आंकड़े अपने पढ़ते हैं। तो संसद का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। अनुच्छेद 59 जो है वो बात करता है शर्तों की, कि राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें। लाभ के पद पर न्याय। जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है वो किसी भी लाभ के पद को धारण न किए हो। लाभ के पद का मतलब यहां पे क्या है? लाभ का पद क्या होगा इसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। लाभ का पद किसे मानेंगे इसकी परिभाषा, इसको परिभाषित संविधान में कहीं पे भी नहीं किया गया। सामान्यतः लाभ के पद उसे माना गया है जिसमें जो सदस्य है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग ले रहा हो, वो लाभ का पद माना गया। हाँ, ये जरूर संविधान में परिभाषित किया गया है कि लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है। तो लाभ का पद कौन कौन सा नहीं है, तो उसमें जो अपने राज्यपाल है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्री जो भी है सरकार के, केंद्र के, राज्य को, ये लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो लाभ के पद पर कोई व्यक्ति न हो वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। लाभ के पद पर है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। उसको वो पहले लाभ का पद छोड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ने, नामांकन भरने से पहले उसको जो पद छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद में वो चुनाव लड़ सकता है। उसके बाद में दूसरी बात है, किसी भी सदन का सदस्य न हो, किसी भी सदन का सदस्य न हो। अनुच्छेद 58 में अपने पढ़ा, संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो सदस्य किसी भी सदन का नहीं होना चाहिए। चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि वो सदस्य किसी भी सदन का होता है तो जब वो राष्ट्रपति बनेगा तो वो उसकी सदस्यता वहां से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 101 में लिखा हुआ ऐसा कि जब कोई राज्यपाल है, किसी भी पद पे राज्यपाल है और राष्ट्रपति के पद के लिए यदि वहां पे उसका चुनाव होता है तो वो राज्यपाल का पद उसका स्वतः रिक्त हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसी भी संसद, किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 59 शर्तों की बात करता है। और अनुच्छेद 60 जो है वो शपथ की बात करता है। शपथ की बात करता है तो राष्ट्रपति को शपथ जो है किसके द्वारा दिलाई जाती है? सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति शपथ जो ग्रहण करता है वो संविधान के रक्षण
परिरक्षण प्रतिरक्षण की शपथ ग्रहण करता है, यानी संविधान के संरक्षण की, संविधान की गरिमा में रह के वो अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने की बात जो है वो करता है। तो राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति शपथ हो गई। इसके बाद में अनुच्छेद 61 है, महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 जो है वो महाभियोग प्रक्रिया। अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया की बात करता है। इससे पहले हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, अनुच्छेद 56 में क्या था? कार्यकाल व महाभियोग के द्वारा हटाना। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है। तो पहली बात ये शब्द ध्यान में रखना है कि महाभियोग शब्द भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है। राष्ट्रपति के अलावा, हालांकि प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, उपराष्ट्रपति, लगभग समान सी होती है, लेकिन महाभियोग शब्द जो है वो केवल और केवल किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए। बाकी को लिए हटाना शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए होता है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कहां पे है? अनुच्छेद 61 में किया गया। तो सबसे पहली बात, महाभियोग प्रक्रिया कदाचार असमर्थता के आधार पर अपने इसको संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग कौन से सदन में लाया जाएगा? तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में अपने महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। जो भी सदन प्रस्ताव लेके आ रहा है उसके 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए, स्वीकृति होनी चाहिए। 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए उस प्रस्ताव को लाने के लिए। मान लीजिए लोकसभा लेके आ रही है तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए प्रस्ताव लाने के लिए। तो 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। जो सदन प्रस्ताव लेके आ रहा है, दूसरा सदन जो है वो क्या करेगा? उसकी जांच करेगा। जैसे लोकसभा में प्रस्ताव आ रहा है, दूसरा सदन राष्ट्रपति पे लगे आरोप जो है कि किस आधार पे उनको हटाया जाए, उन आरोपों की जांच करेगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या होनी चाहिए? सूचना होनी चाहिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी चाहिए। उन सूचना देनी होगी इस प्रस्ताव को लाने के, हटाने के लिए उनको राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। दूसरा सदन उनके आरोपों की जांच करेगा। पहला सदन 1/4 सदस्यों का समर्थन, दूसरा उसकी जांच करेगा, दूसरा भी उसका समर्थन करा, उसके बाद में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मान लीजिए लोकसभा में आया था, लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने 2/3 के विशेष बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, तो उसके बाद में वो प्रस्ताव चला जाएगा अगले सदन में। मान लीजिए लोकसभा में आया, लोकसभा के 2/3 सदस्यों ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी, उसके बाद में वो प्रस्ताव चला जाएगा कहां पे? राज्यसभा में। राज्यसभा भी उसको यदि 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। ये है महाभियोग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 2/3 सदस्य लोकसभा के, 2/3 राज्यसभा विशेष बहुमत से यदि प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। भारत के आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया। ये अनुच्छेद 61 है। इसके बाद में अगला आर्टिकल है अपना अनुच्छेद 62, पद रिक्त होने पर चुनाव। पद रिक्त होने पर चुनाव, अनुच्छेद 62 कहता है पद रिक्त होने पर चुनाव। पद रिक्त होने पर मतलब यदि
पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो त्याग पत्र दे देते हैं, तो उनको जो है वो 6 माह के भीतर क्या करवाने होते हैं, चुनाव करवाने होते हैं। 6 माह के भीतर चुनाव करवाने होते हैं, वो बात करता है अनुच्छेद 62। इसके बाद में अनुच्छेद 63 में बाद में वहां पे अपने उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं। अभी अपना टॉपिक राष्ट्रपति चल रहा है। एक आर्टिकल देखते हैं अपने अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद हो जाए तो उस चुनाव के विवाद का निपटारा जो है वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के विवाद का निपटारा हमेशा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 71 की बात है। इसके बाद में अनुच्छेद 72 है, क्षमादान शक्तियां हैं। उसके बाद में अपने जब शक्तियां बढ़ेंगी राष्ट्रपति की तब उसकी डिटेल से बात करेंगे। क्षमादान शक्तियों के अंतर्गत कौन कौन सी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। अब ये है अनुच्छेद 62, ये अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्तियां हैं, उसके बाद में सारी शक्तियां अपने राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ेंगे। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अपने जब निर्वाचक मंडल पढ़ा था तो निर्वाचक मंडल में एक बात की थी कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यदि किसी कारणवश किसी भी एक सीट जो है वो खाली हो जाती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का एक कोई प्रत्याशी जो है वो कोई एक सीट खाली हो जाती है, एक उम्मीदवार नहीं हो, मतदाता एक नहीं हो, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा या नहीं होगा? राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इनमें से चाहे एक सीट, 2 सीट, 5, 10 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो होगा। एक चीज और, राष्ट्रपति के लिए अपने जो है वो तारीख वैसे कोई डिसाइड नहीं है भी इतनी तारीख को राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन एक परंपरा है कब से 1977 के बाद से जो है वो अपने 25 जून जो है वो राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, ऐसी परंपरा है। जरूरी नहीं है, परंपरा है वो केवल। ठीक है, तो ये बातें थी अनुच्छेद 62-71 से संबंधित और निर्वाचक मंडल से संबंधित जो है वो विधानसभा, लोकसभा कोई भी सदस्य चाहे स्थान रिक्त हो जाए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या जो है वो नहीं होगी। एक आर्टिकल 70 में भी अपने पढ़ते हैं, 70 का थोड़ा सा और अपने जिक्र कर लेते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 70 जो है, अनुच्छेद 70 बात करता है किसकी, कि राष्ट्रपति का पद यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या बनेगा, भारत का राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद यदि किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा हुआ भी है भारत में एक बार, जिस समय जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, वीवी गिरी को उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनाया गया, उन्होंने बाद में वहां से त्याग पत्र दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। तो फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उनको जो है वो अपने इनको राष्ट्रपति जो है वो बनाया गया। तो भारत के एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं वो व्यक्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और द्वितीय वरीयता से जीतने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी है। बाकी नेक्स्ट अपने राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति करेंगे, कौन कौन से राष्ट्रपति, उनका कार्यकाल, उनकी कुछ प्रमुख बातें राष्ट्रपतियों की, जैसे वीवी गिरी की अपने बात की द्वितीय वरीयता वाली, ऐसी कुछ चीजें हैं महत्वपूर्ण जो उनकी बात अपने अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।